पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी पिछले सेशन में हमने आपसे बातचीत की थी प्रिंट जर्नलिज्म के बारे में कि प्रिंट जर्नलिज्म की दुनिया क्या है, उसका एडिटोरियल डिपार्टमेंट क्या होता है, उसमें कितने तरह की शाखाएं होती हैं, किसका काम क्या होता है और प्रिंट जर्नलिज्म में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं टेलीविजन जर्नलिज्म की दुनिया के बारे में। इसमें हम आप लोगों से बात करेंगे कि टेलीविजन जर्नलिज्म क्या होता है, उसमें भी एडिटोरियल सेटअप क्या होता है और एक अच्छा टेलीविजन जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आप में क्या क्या जो है क्वालिटीज होनी चाहिए। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं उमाशंकर सिंह, जो एनडीटीवी इंडिया में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट है। उमाशंकर सिंह का एक बहुत ही समृद्ध अनुभव है, खासतौर से रिपोर्टिंग में। उन्होंने कभी कश्मीर जैसे जो है कई जो है वो इलाकों में जो है रिपोर्टिंग की है और आजकल वो दिल्ली में है और कई बड़े बड़े घटनाओं पर उन्होंने रिपोर्टिंग की है। तो उमाशंकर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि टेलीविजन जर्नलिज्म की दुनिया क्या है, आज का टेलीविजन जर्नलिज्म क्या है और उसके लिए जो है वो उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं और किस तरह से प्रिंट जर्नलिज्म से अलग होता है टेलीविजन जर्नलिज्म। जी देखिए, पहला सवाल जो आपका है कि आज के टेलीविज़न की जो दुनिया है वो क्या है, तो बहुत सारे प्रयोगों के दौर से गुजर रहा है जो आज का जो टीवी जर्नलिज्म है और उसके जो अलग अलग रूप हैं वो अलग अलग समय पे सामने आते रहते हैं और जो कि आप सभी भी देखते हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से। हर एक चैनल की अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके हिसाब से वो खबरों का चयन करते हैं, दर्शक से उनका क्या सरोकार है ये तय करते हैं और बहुत बार आप देखते हैं कि एक आपाधापी की स्थिति भी होती है। लेकिन अब क्योंकि ये एक मीडियम है, एक बहुत सशक्त मीडियम है और इसमें काफ़ी काम आगे बढ़ा है। अगर देखें तो करीब 14-15 साल पुराना ये मीडियम है जो कि हिंदुस्तान में आया जब से इसका विकास होना शुरू हुआ और ये एक ऐसे एक ट्रांजिट फेज में है अभी कहा जाए तो, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी तय होनी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं और एक सतत जो प्रक्रिया है वो चल रही है लगातार। बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा आ गया है, बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशन ऑफ व्यूअर हो रहा है, छोटे छोटे चैनल्स आ रहे हैं, अलग अलग लोकल चैनल्स आ रहे हैं। कभी एक कल्पना की गई थी कि शायद इस तरह के चैनल होंगे जो गली मोहल्ले की खबर को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कई बार। तो लोग अपने आसपास की दुनिया के बारे में जो जानना चाहते हैं उन सब को लेकर एक फोकस जो है वो बढ़ा है और जो राष्ट्रीय जो महत्व के जो घटनाएं हैं उसको भी फोकस में रखते हुए हर एक चैनल आने वाले दिनों में एक एनसीआर या एक ऑप्ट आउट का जो उनका एक नया तरीका है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी यहाँ पे चल रही हैं। हम कह सकते हैं कि एक संक्रमण काल में है और आने वाले 4, 5 या 7 सालों में इसका एक ज़्यादा विकसित रूप जो है वो सामने आएगा। जो दूसरा सवाल आपने किया कि किस तरह से प्रिंट जर्नलिज्म से अलग हैं, तो जर्नलिज्म है, मीडियम का फ़र्क है। सारे जो नियम कायदे हैं जो प्रिंट मीडियम के साथ हैं, चाहे वो एथिकल हों या कब कहाँ कैसे क्यों किसने, उस तरह के जो नियम हैं वो इस मीडियम में भी लागू होते हैं। लेकिन जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके पास एक दूसरे तरह का कायदा होता है और जब आप दिखा रहे होते हैं तो कुछ अलग तरह के कायदों पे आपको चलना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रिंट जर्नलिज्म जानते हैं अच्छी तरह से तो बहुत मुश्किल नहीं है टीवी के लिए काम करना। तो आप ये कह रहे हैं कि जर्नलिज्म का एक तो जर्नलिज्म होता है और उसके बाद एक चरण आता है कि जो आप कह सकते हैं कि प्रिंट जर्नलिज्म है और टेलीविजन जर्नलिज्म है। तो जर्नलिज्म में कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों के लिए ही कॉमन है जी, जैसे न्यूज सेंस का होना या भाषा का होना। जी बिल्कुल। हाँ। तो अगर न्यूज़ सेंस है, अगर आपको सिर्फ मेरे कहने का मतलब यह है कि फ़र्क इतना है कि आपको जब कैमरे के सामने खड़े होकर या कई बार कैमरे के पीछे रखे भी कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करनी होती है और क्योंकि ये बहुत सशक्त माध्यम है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद जैसे कि आपका जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज या आपकी बहुत सारी चीज़ें जो शायद प्रिंट जर्नलिज्म के लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो टीवी के लिए आकर ज़्यादा महत्व हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उन चीज़ों का, जिन चीज़ों को प्रिंट जर्नलिज्म में समाहित माना गया है या जो रूल्स उसमें लागू होते हैं उससे कहीं अलग जाता है ये मीडियम, ऐसा नहीं है। तो मोटे तौर पर हमें कह सकते हैं कि जो 24 घंटे का टेलीविजन जर्नलिज्म है वो काफ़ी हद तक घटनाओं पर केंद्रित भी है, क्योंकि घटना को तत्काल जो है वो उसको रिपोर्ट करना, तो जैसे आपने कहा कि बड़ी आपाधापी की स्थिति होती है, तो एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो उमाशंकर ने भी कही कि
टेलीविजन जर्नलिज्म एक तरह के ट्रांजिशन के दौर में है और काफी अरसे तक, जैसा कि आप जानते हैं, कि हमारे देश में टेलीविजन पे और रेडियो पे सरकार का नियंत्रण रहा है और हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 94-95 तक दूरदर्शन की एक तरह से मोनोपोली थी और उस वक्त प्राइवेट टेलीविजन चैनल हमारे देश में नहीं आए थे और उस वक्त जो है कुछ प्राइवेट चैनल्स को कुछ सुविधाएं दी गई थी, लेकिन तब भी वे भारत की धरती से अपलिंकिंग नहीं कर रहे थे। ये शायद 2000 या 2001 या 2002 के आसपास है, जबकि जो है प्राइवेट चैनलों को पूरी तरह से अनुमति दी गई और हमारे देश में फिर बड़ी संख्या में जो है प्राइवेट चैनल्स आए और आज जो है, जैसे कि आपको बताया गया, कुछ चैनल्स राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं और कुछ एकदम लोकलाइज स्तर पे भी काम कर रहे हैं और ये जो लोकलाइजेशन की प्रोसेस है, ये जो है बढ़ती जा रही है। अब हम आपसे थोड़ा इस पे बात करना चाहें, कुछ कह रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये एक सेगमेंटेशन हुआ है व्यूअर्स का और जो लोकल चैनल खुलने शुरू हुए हैं, उसने एक तरह से रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं या इस विधा में पारंगत होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जो है मौके जो हैं वो खुल रहे हैं। तो ये एक बहुत फेवरेबल कंडीशन की ओर ले जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं इस विधा में। टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री का जो है वो हाल ही के वर्षों में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है और खासतौर से टेलीविजन न्यूज चैनल्स जो है बड़े पैमाने पे आ रहे हैं और उसमें रोजगार के अवसर जो है वो काफी ज्यादा हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक टेलीविजन न्यूज चैनल जो लगातार 24 घंटे आपको खबरें देता रहता है, ब्रेकिंग न्यूज आती हैं, तमाम तरह का कंपटीशन है, हर चैनल जो है सबसे पहले खबर देना चाहता है, उसका सेटअप क्या होता है, कैसे एक न्यूज चैनल हर पल जो है पूरे देश और दुनिया की खबरें हासिल करता है और उनका जो है डिसेमिनेशन करता है, तो उसका एक्चुअल सेटअप क्या होता है, उसके न्यूज के सोर्सेज क्या होते हैं, एक टीवी चैनल्स को खबरें कहां से मिलती हैं और उन खबरों को जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कई जो विंग्स होते हैं टेलीविजन न्यूज चैनल में, उनके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा बात की कि अगर आप एक चैनल में काम करते हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा जिस चैनल के लिए मैं काम करता हूं, एनडीटीवी। एनडीटीवी का जो एक सेंट्रल ऑफिस है वो दिल्ली में है। दिल्ली में इस पूरी जो चैनल की जो पूरी गतिविधि है उसको तय करने के लिए कई तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बने हुए हैं, या कई तरह से आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं वो बांटी गई हुई हैं। सबसे पहली बात है कि कोई भी चैनल चलता है खबर के बूते, और खबर आनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि कहां से वो खबर आ रही है। तो एक सेटअप होता है इनपुट पे मैं ये बताना चाहूंगा कि कई सारे चैनलों ने अपने अपने तरीके से उसको अलग अलग नाम दिया हुआ है, लेकिन जो मोटा फॉर्मेट है वो ये है कि इनपुट पे खबर आती है, एक रिपोर्टर जो कि अपॉइंट किया हुआ होता है कहीं पे किसी भी इलाके में, किसी भी राज्य की राजधानी में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वहां से जब उसे भी कोई खबर हासिल होती है तो वो इनपुट को इन्फॉर्म करता है, इनपुट उसको आउटपुट को बताता है और आउटपुट वो जो आउटपुट डेस्क जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि खबरों को कई मामलों में क्रॉस चेक करने के बाद उसको ऑन एयर करे। जैसे हमने अभी पिछले सेशन में बताया था छात्रों को कि एक दैनिक अखबार में एक तो डेस्क होती है जो कि अखबार को निकालती है, उसके एडिशन को निकालती है, और दूसरा एक रिपोर्टिंग सेक्शन होता है, न्यूज गैदरिंग सेक्शन, जिसपे एक सिटी डेस्क है, ब्यूरो है और जगह जगह उनके स्ट्रिंगर्स हैं, कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, और इसके अलावा उनका एक टाई अप होता है इंटरनेशनल एजेंसीज के जिसके बारे में उनको दुनिया भर की खबरें मिलती हैं। तो इस लिहाज से टेलीविजन में किस तरह से कौन सा न्यूज गैदरिंग सेटअप है, कौन सा है जो बुलेटिन को प्रोड्यूस करता है, और कहां से एक न्यूज चैनल के पास खबरें आती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खबरें कहां से आती हैं? जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए तो एनडीटीवी जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कई सारे कॉरेस्पोंडेंट बाहर भी रखे हुए हैं, लंदन में है, अमेरिका में है, बाकी दूसरी जगहों पे है, लेकिन कई सारे मामलों में जो एजेंसीज हैं, रॉयटर्स हैं या एपीटीएन है, उस तरह की एजेंसीज के जरिए जो इन्फॉर्मेशन और जो फुटेज आते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा टेलीविजन के लिए कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जैसे रॉयटर है, एपीटीएन है, और कौन सी एजेंसीज हैं जो विजुअल मीडिया में? ये दो एजेंसी हैं जो प्रमुखता से काम कर रही है और तकरीबन सभी चैनल जो हैं इसके फुटेज को और इसके इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण अगर दूं सद्दाम के फांसी की खबर की, तो उस मामलों में भी हर किसी का, क्योंकि इराक एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हर किसी न्यूज चैनल का रिपोर्टर वहाँ पे हर समय नहीं होता, कई बार जाते हैं, कवर करके वापस आ जाते हैं। तो ये जैसे ही तत्काल खर्चा भी बहुत होता है, तो हर एक चैनल उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो इस तरह की
खबरों के लिए वो एजेंसीज पे डिपेंड करते हैं। दूसरी बात कि कई सारे जो दूसरे जैसे अल अरेबिया न्यूज चैनल है या बीबीसी, जिस भी देश में वो खबर हो रही हो वहाँ के जो न्यूज चैनल्स हैं उनसे भी कई स्तरों पे इनका पैक्ट होता है, वहाँ से भी जानकारी आती है। तो आप उनको तमाम मॉनिटर करते हैं जिनसे आपका पैक्ट है, जैसे बीबीसी? जी बिल्कुल, जो इनपुट जो मैंने इनपुट की बात की, तो इनपुट पे एक डेडिकेटेड पर्सन होता है जो इस चीज को वॉच कर रहा होता है कि कहाँ क्या खबर आ रही है, कहाँ से किस चीज को, किस खबर की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके हिसाब से वो आउटपुट को इन्फॉर्म करता है और आउटपुट बाकी की कवायद पूरी करता है। अब कई सारी ऐसी खबरें होती है जिसमें यहाँ के जो रिपोर्टर हैं उनका बहुत ज्यादा कोई इस लिहाज से भूमिका नहीं बनती कि अगर इराक में कोई घटना हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करें, लेकिन खबर की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए यहाँ से हम क्या इनपुट दे सकते हैं उसमें, और किस तरह से उस खबर को आगे ले जा सकते हैं। जैसे सद्दाम के ही मामले की एक बार फिर बात करूं तो उसमें यह है कि यहाँ के एक्सपर्ट्स की क्या राय है, यहाँ का जो MEA है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से फांसी वहाँ पे दिए जाने की घोषणा हुई और दे भी दी गई, तो इस तरह के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की क्या रिएक्शन है, तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ के जो रिपोर्टर हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस जो घटना इराक में भी, तो इराक के बारे में एक खबर दी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने, और उसके बाद उससे संबंधित जो मामले दिल्ली में है कि जैसे हमारे विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है, हाँ। और फिर थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप लोग करते हैं, कुछ डिस्कशन जी बिल्कुल स्टूडियो में होते हैं? हाँ, एक्सपर्ट्स ओपिनियन होते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाए जाते हैं, उसके लिए एक अलग गेस्ट डेस्क होता है जो कि एक्सपर्ट्स को टाई अप करके उनको बुलाता है। अलग अलग कंपनियां गेस्ट को बुलाने के लिए अलग तरह की सुविधाएं देती है, और अवेलेबिलिटी की भी बात होती है कि कोई गेस्ट कौन से चैनल में पहले अप्रोच किया या कहाँ उनका पहले से तय हुआ प्रोग्राम है, तो उस हिसाब से वो आते हैं। तो ये एक बहुत मिलीजुली जो एक टीम वर्क जिसको बोले, तो मोटा में कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो एक तरह से जो अखबारों में ओपिनियन राइटिंग की भूमिका होती है, कि हमें कह सकते हैं कि जो डिस्कशंस हैं वो उसकी जो है पूर्ति करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि एक खबर होता है उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, और वो जो 1.5 या 2 मिनट या 2.5 मिनट का जो पैकेज होता है जो हम बनाते हैं उसमें सारी बातों को नहीं रखी जा सकती है। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट उस मामले के हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बड़े फलक पे एक ज्यादा बड़े आयाम के साथ उसको स्टूडियो में बैठ के डिस्कशन के जरिए समझा सकते हैं। तो उनकी उपादेयता, जो उनका जो इम्पोर्टेंस है, इस स्तर पे आके बढ़ जाता है कि वो एक आधे घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वो जितनी तरह के जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पर खुल के बात करें, और विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो वो मतलब विश्लेषण और विचार व्यक्त करते हैं, हमें कह सकते हैं, और समाचारों में तथ्य होते हैं। जी बिल्कुल, समाचारों में तथ्य होते हैं, और तथ्य से निकलते हुए जो तथ्यों की जो विश्लेषण जो होती है, तथ्यों की जो विवेचना होती है, उसके लिए एक्सपर्ट्स काफी अहम भूमिका निभाते हैं, और उनकी उपादेयता भी यही है, और इसलिए वो स्टूडियो में बैठकर अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। तो एक 24 घंटे के टेलीविजन न्यूज चैनल में एक तो लगातार समाचार आते रहते हैं, और उसमें ब्रेकिंग न्यूज काफी आती हैं। जी, तो थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज का कंसेप्ट क्या है, और ब्रेकिंग न्यूज के मुख्य रूप से क्या स्रोत होते हैं? जी देखिए, मैं बताऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज मुख्य तौर पे आप मोटे तौर पे देखें तो 2 तरह के होते हैं। एक जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं कि अब इंडिया मैच जीतने वाला है या नहीं है, तो अगर जीतता है तो कई सारे चैनल की नीति है कि वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे ले। जैसे NDTV की नीति है कि अब उसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि ताज़ा खबर के तौर पे वो ले रहे होते हैं, क्योंकि एक घटना जो पहले से घटित हो रही होती है उसका एक नतीजा सामने आने वाला होता है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक से और कुछ एकदम से डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज ये होता है जैसे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें कि किसी को बिल्कुल पता नहीं होता, पहले से कोई आभास नहीं है, कोई आशंका नहीं इस तरह की, लेकिन ऑल ऑफ सडन जहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। अब क्योंकि ये 2 तरह से ब्रेकिंग न्यूज होती है, तो दोनों को टैकल करने का तरीका भी अलग अलग होता है। एक, अगर मैच की बात मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पहले से रिपोर्टर मौजूद होते हैं, आपका पूरा जो एक कुनबा है योजना होती है आपके पास, वो होती है, और उस तरह से आप वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन जब एक ब्लास्ट की स्थिति होती है तो हो सकता है कि उस समय, अगर मान लीजिए श्रीनगर के एक ब्लास्ट की बात करें, हो सकता है कि आपका रिपोर्टर श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर बारामूला गया हो किसी खास खबर को करने के लिए, और उस बीच में अगर ये ब्लास्ट हो जाए तो जब सूचनाएं आती हैं, और कई बार सूचना इस तरह से भी आती हैं कि कई दूसरी एजेंसियों पे कहीं दूसरी जगहों से सूचना मिलती है, तो आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। आप ये कोशिश करते हैं जानने की कि कौन से थाने के इलाके में हुआ है, या IG है या DG है, जो कोई भी अवेलेबल और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मिलता है उससे आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि जहां ब्लास्ट हुआ वहां से आपके रिपोर्टर की दूरी कम है, वो वहां पे पहुंच सकता है, तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जो फोन के जरिए इंफॉर्मेशन दी जाए कि ब्लास्ट हुआ है, उसका तरीका क्या है,
कितने लोग हताहत हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितनी क्षति हुई है। तो ये सब पहली जो सूचना है वो फोन के माध्यम से ली जाती है। उसके बाद आती है दृश्य की बात, क्योंकि ये विजुअल मीडियम है तो सबसे इम्पोर्टेंस उसी का है। तो एक तरह से सारा ऑफिस इस बात के इंतजार में होता है कि दृश्य कब दिखेंगे अगर ये ब्लास्ट इतना बड़ा है तो उसके लिए अलग अलग जो राजधानी है राज्यों की, वहाँ पे ओबी वैन्स होते हैं, आउटस्टेशन ब्रॉडकास्ट वैन्स, उनको वहाँ मूव कराया जाता है। जो मिनिमम टाइम फ्रेम में उनको वहां पहुंचने के लिए कहा जाता है, वो पहुंचते हैं। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, ओबी वैन से कि ओबी वैन जो है वो घटनास्थल से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जी, जब कॉरेस्पोंडेंट लाइव जो ओबी वैन्स होते हैं उसमें जैसा कि आपको पता होगा, शायद हमारे कुछ स्टूडेंटों को ना पता हो, वो जो है उसमें इस तरह से पूरी सिस्टम एक पूरी संचार प्रणाली लगी होती है, जिससे सैटेलाइट के जरिए वो विजुअल को अपलिंक करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कौन से इलाके में है वहाँ सिग्नल अगर मिल रहा है तो वहाँ से जो कुछ भी फुटेज रियल टाइम में वहाँ हो रहा है उसको वो दिल्ली या जिस भी चैनल का जो अपलिंकिंग या जहाँ से वो प्रसारण करते हैं वहाँ जो जहाँ भी है वहाँ पे वो भेज सकते हैं। तो दृश्य एक बार जब पहुँचना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो टीवी जो स्पॉट पे जो रिपोर्टर है उसकी भूमिका और बढ़ जाती है और उसको और ज्यादा सूचनाएं लानी होती है, क्योंकि जो दृश्य जो आप पहले फोन पे डिस्क्राइब कर रहे थे बातचीत के जरिए, वो काम आपका कैमरा कर रहा है। तो जब तक आपकी ओबी वैन नहीं है, आपका विजुअल्स नहीं है, तब तक वो फोन से इन्फॉर्म करता है। फोन से फोनो शायद आप लोग कहते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पे एक विजुअल्स भी दिखाते हैं जब कॉरेस्पोंडेंट की तस्वीर होती है। जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन कोशिश हमेशा होती है कि जल्द से जल्द उसकी तस्वीर हमारे तक पहुंचे और उसके भी अलग अलग तरह के कायदे हैं। कई बार अगर आपके पास विजुअल अवेलेबल नहीं है और आपका ओबी वैन वहां पहुंच ही नहीं सकता या रिपोर्टर वहां है ही नहीं, तो ANI जैसी एजेंसी या इस तरह की जो दूसरी एजेंसी जो कि हिंदुस्तान में काम करती है, उन एजेंसी से टाई अप होता है पहले से, वो आपको फुटेज मुहैया कराते हैं और उसके जरिए आपकी खबर आगे बढ़ती है। तो एक कॉरेस्पोंडेंट जब बाहर होता है तो वहां से वो फुटेज कैसे भेजता है जो उसने विजुअल्स इकट्ठा किए हैं? देखिए, अब या तो आपका एक प्लान्ड शूट है जिसमें कि आपको जाके कुछ स्टोरीज करके आनी है, तो आप जो कॉरेस्पोंडेंट हैं या रिपोर्टर हैं वो जाते हैं वहां पे शूट करके और टेप के साथ वापस आ जाते हैं। टेप लेकिन हेडक्वार्टर्स पे कैसे ट्रांसमिट होता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? जी, अब अगेन अलग अलग जो न्यूज चैनल्स हैं उसमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। जो हमारे यहाँ यूज होती है उसको एविड कहते हैं और उसके जरिए आपका जो पूरा का पूरा टेप है वो इंजेस्ट होता है और उसके मिरर जो क्लिप्स हैं वो अगर 7, 8 या 10 या 16 कंप्यूटर लगे हैं उस पे आपके जो एडिट सिस्टम है उसमें ये सैटेलाइट के माध्यम से आता है। फीड जो सैटेलाइट के माध्यम से आता है वो पूरी तरह से खुद ब खुद मीडिया मैनेजर में चला जाता है। वहाँ पे अगर एट ए टाइम अगर 10 रिपोर्टर भी एक ही स्टोरी को एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ये था कि यूमेटिक टेप और वो दूसरी तरह की जो चीज़ें होती थी, कट टू कट मशीन होती थी, उसमें आप एक टेप अगर आपने एक सोर्स टेप डाला है तो एट ए टाइम एक ही रिपोर्टर एडिट कर सकता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि एक बार आपने सोर्स टेप को इंजेस्ट करा दिया तो उसके जो मिरर क्लिप्स हैं उसी तरह के क्लिप्स उसी ड्यूरेशन के सारे आपके जो कंप्यूटर्स हैं उस पर अवेलेबल हैं और एट ए टाइम कई तरह से कई रिपोर्टर उस स्टोरी को एडिट कर सकते हैं। तो जो अपलिंक होके आता है वो खुद ब खुद मीडिया मैनेजर में चला जाता है, लेकिन जो टेप आता है उसको इंजेस्ट करने के लिए देना पड़ता है। तो एक तो हमने बातचीत की कि ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज अक्सर आप लोगों ने टेलीविजन चैनल में देखी होगी कि हर बार ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है। तो जैसे कि उमा शंकर ने बताया कि ताज़ा खबर क्या होती है, कोई घटना जो है वो पहले से घटित हो रही है जिसके परिणाम के बारे में हमको पहले से एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि कोई चीज हो रही है, तो उसको ताज़ा खबर कहते हैं। और कोई चीज अचानक होती है उसको हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। तो खास तौर से जैसे क्रिकेट मैच है या सरकार जैसे बजट पेश करती है या तमाम तरह की चीजें होती है, इसके बारे में हमको मालूम होता है कि चीज होने जा रही है, तो वो चीज जब होती है उसमें क्या कहा गया वो ताज़ा खबर है। और ब्रेकिंग न्यूज से आज कि कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कोई चीज अचानक हो जाए तो आप न्यूज को ब्रेक करते हैं। तो ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये है कि जो एक पूरा एक सेटअप होता है कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, आपके स्टेट ब्यूरो होते हैं, आपका टाई अप होता है इंटरनेशनल एजेंसी से जिनसे तमाम खबरें मिलती हैं
और तब वो एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स में उनकी पैकेजिंग की जाती है कई तरह से, जिसमें कि एक एंकर होता है, फिर उसका एक पैकेज होता है, फिर उसमें एक पूरी फॉर्मेट होती है जिसके माध्यम से वो आपको डिलीवर किया जाता है। तो थोड़ा सा मोटा मोटा हमको बताइए कि एक जो पैकेज है, टेलीविजन की न्यूज होती है, उसमें जो अनेक तरह की फॉर्मेट यूज की जाती है कि कहीं एंकर लिंक है, कहीं पैकेज है, P2C है, तो संक्षेप में बताइए सब चीजें क्या होती हैं। जी देखिए, ये खबर की जो महत्ता है उसके हिसाब से तय हुआ फॉर्मेट है। अगर एक VOVT जिसको कि सिर्फ एंकर पढ़ता है और उसके साथ कुछ विजुअल चलते हैं जिसको कि VOVT कहते हैं कुछ चैनल्स में एंकर रीड कहते हैं, अलग अलग चैनलों में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसमें खबर की जो महत्ता है या खबर डेवलपमेंट के किस स्तर पे है, सपोज कि अगर आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और उसमें नई टीम एक बनने वाली है, तो उससे क्योंकि अभी वो पूरा एक खबर पूरे रूप में सामने नहीं आई है, पहले से चल रहा एक इन्फॉर्मेशन है, तो उससे जुड़े जो विजुअल्स हैं उनको लगाकर उस संबंधित विजुअल को उस सूचना के साथ जोड़कर जब दिखाते हैं तो VOVT है। शाम होते होते जब खबर अपना पूरा स्वरूप ले चुकी होती है तो उस को पैकेज के तौर पे, जिसमें कि ऑब्वियसली उस पार्टी के प्रवक्ता की बाइट भी होगी, उस पार्टी ने क्या क्या फैसले किए हैं, क्या क्या घोषणाएं की हैं, उन सब सारे इन्फॉर्मेशन को मिला के और उसमें रिपोर्टर का P2C भी होगा, तो उसके बाद वो पैकेज बनता है। लेकिन कई बार शाम को 9 बजे भी आप देखते होंगे कि VOVT चल रहा है। इट मीन्स कि खबर में इतनी जान कह लें वो नहीं है, या इतना इंपॉर्टेंट खबर नहीं है कि उसके लिए पूरा 1.5 या 2 मिनट का पैकेज बनाया जाए। तो उसको क्योंकि कुछ लोगों के लिए, कुछ दर्शकों के लिए खबर का सरोकार है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो इसलिए नेशनल हुकअप पे भी उसको VOVT के रूप में ली जाती है। कई बार एक छोटी चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अनकट कई बार आप देखते होंगे किसी नेता का एक खाली बयान चलता है, एंकर रीड करता है, फिर एक बयान चलता है, उसको अनकट कहते हैं हम अपनी भाषा में। तो इट मीन्स कि जो उसका जो एक बयान है, नेता स्क्रीन पर होता है। जी, नेता स्क्रीन पे होता है और जो बयान का वो खास हिस्सा है उसका इंपॉर्टेंस है खबर के तौर पे देखें तो उससे आगे और उससे पीछे की उस समय रिलेवेंसी नहीं है। तो हमें कह सकते हैं कि एक पैकेज में पहले तो एंकर जो है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करती है जी, और फिर उसमें एक विजुअल्स का एक प्रेजेंट किया जाता है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड वॉइस ओवर जिसको कहते हैं उसके माध्यम से जानकारी दी जाती है, और फिर अंत में एक P2C होता है। तो P2C आशय ये है कि एक कॉरेस्पॉन्डेंट घटनास्थल से रिपोर्टिंग करता है। जी, P2C से आशय यही है। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अगर हम बहुत गूढ़ में जाएं तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं पैकेज को लिखे जाने को लेकर भी, लेकिन अगर एक प्रिंट के जर्नलिस्ट को सही तरह से समझना है कि ये पैकेज कैसे बनता है तो बहुत सिंपल है कि जिस तरह से आप अपने अखबार के लिए खबर लिख रहे हो वैसे ही आप टीवी के लिए खबर लिखो। टीवी में भाषा का कुछ ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं वो टीवी में नहीं चलते, आपको आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहली ही जो वॉइस ओवर है उसमें आपको ये बताना होता है कि क्या खबर है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, ये आपको देने की कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ ना हो तो आप जब बाइट लगाते हो तो उसकी जो उपादेयता है वो ये है कि आप उस खबर को एक आधिकारिक तौर पे पुष्टि कर रहे हो उस आदमी के बयान से जिसके मद्देनजर जिसके परिप्रेक्ष्य में आप ये खबर कर रहे हो। दूसरी बात जो आपने कही P2C की, P2C एक तरह से एक रिपोर्टर का सिग्नेचर होता है। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि एक तो चैनल का प्रेजेंस, अगर आप इराक से खबर कर रहे हो तो आपके चैनल का प्रेजेंस जो कि दिखना जरूरी है वहां दिखाई जाए। दूसरी बात यह है कि पूरी घटना को बताने के बाद रिपोर्टर का खुद की कई बार जो P2C होता है रिपोर्टर की खुद की एक टिप्पणी होती है या इन्फॉर्मेशन को आगे ले जाने की कवायद भी होती है कई बार P2C। तो अलग अलग माहौल में P2C के अलग अलग तरीके हैं जो एक ऑथेंटिक होता है। लगता है कि एक जो दर्शक है वो उसको लगता है मैं घटनास्थल से इन चीजों को देख रहा हूँ। जी, तो एक रिपोर्टर की आंखों से वो घटनास्थल को देख रहा होता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपको बताया गया कि एक तो बाइट होती है कि जब किसी मुद्दे पे हम किसी नेता की या किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की कोई ओपिनियन जानना चाहते हैं, उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा कई बार जो है वो जो पीड़ित लोग होते हैं, जो कई बार जो लोग घटनास्थल पर मौजूद होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उनकी भी बाइट हम लोग लेते हैं। तो बाइट को थोड़ा एलेबोरेट कर दे कि बाइट से क्या क्या आशय होते हैं। जी देखिए, जैसे जब घटनास्थल या कोई घटना हुई तो बाइट्स के अलग अलग रूप हैं।
एक बाइट अगर कोई एक अपराध की वारदात हो गई तो आपको एक जो आधिकारिक तौर पे पुष्टि माना जाता है जब आप उसको कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी बताते हैं पुलिस के जो आला अफसर हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जब वो कैमरे पे बोलते हैं उसी बात को आप ऑथेंटिक मानते हो कि वही अंतिम सच्चाई है उस समय तक, उस स्थिति में जिस समय तक आपने उनसे सवाल जवाब किया, उसके बाद खबर आगे बढ़ सकती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि जिसमें अगर कोई ब्लास्ट हो गया और आप वहां मौजूद नहीं थे तो आप चश्मदीदों से बात करके ये जानने की कोशिश करते हो और दर्शकों को बताने की कोशिश करते हो कि ये घटना इस तरह से हुई, इतने बजे हुई, और जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल प्राथमिक जानकारी है, वो आप डिग आउट करके लाकर दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप 1-to-1 एक इंटरव्यू कर रहे होते हो और उसमें कुछ बातें ऐसी निकल आती हैं कि वो फौरी खबर की बात बन जाती है। जैसे अगर कोई आप प्रोग्राम देखते हो एनडीटीवी पे वॉक द टॉक चलता है, तो उसमें कई बार इस तरह की बातें बातचीत के दरमियान निकल आती है जो कि एक हार्ड न्यूज बन जाती है उस प्रोग्राम के अलावा। तो उसको भी एक बाइट के रूप में इस्तेमाल करके उससे संबंधित एक पैकेज भी कई बार बना लिया जाता है। तो अलग अलग माहौल में, अलग अलग मौकों में बाइट की अलग अलग जो इम्पोर्टेंस है और वो टीवी पत्रकारिता को या टीवी पे जो आप खबर देखते हो उसको जस्टिफाई करता है कहीं ना कहीं से, इस करके कि आप जो जिन्होंने पीड़ा झेली है उनको देख रहे होते हो, उनके आंसू को देख रहे होते हो, उनके विचार को जान रहे होते हो, या जो कोई घोषणा या जो कोई नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं वो सीधे आप उनके मुंह से सुन रहे होते हो जो वो कर रहे होते हैं, जिनके साथ वो हो रहा होता है। तो जैसे कि आपको बताया गया कि एक कॉरेस्पॉन्डेंट हमेशा घटनास्थल पे संभव नहीं उसका होना। जब कोई घटना घटती है तो एक कॉरेस्पॉन्डेंट को घटनास्थल पे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, तो उस वक्त उसके सूचनाओं के समाचार के स्रोत क्या होते हैं उसको निर्भर रहना पड़ता है। वहां मौजूद जिन लोगों ने उसको देखा है, जिसको हम प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं, इसके अलावा वहां पे कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, कुछ एनजीओज हो सकते हैं, उसको वहां पे पहुंच के तय करना पड़ता है कि यहाँ पे सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो जब उस कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंचता है तो उसके पास जो सोर्सेज होते हैं वो एक तरह सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा अपनी आंखों से भी कुछ देखता है जिनको कि वो इकट्ठा करता है, उसके बारे में बताता है। खासतौर से अगर दुर्घटना हुई है तो कई चीजों को कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी निगाहों से देख रहा है, लेकिन दुर्घटना कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ, तो उसके बारे में उसको सेकेंडरी सोर्सेज पे निर्भर करना पड़ता है। तो ये एक तरह से जो एक सोर्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट के, उसको परिभाषित करना पड़ता है कि किस सिचुएशन में उसके सोर्सेज क्या क्या है। तो हमें मैं जानना चाहेगा आपसे कि एक अच्छा टेलीविजन जर्नलिस्ट बनने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और उसके क्या क्या विशेषताएं एक व्यक्ति में होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा टीवी जर्नलिस्ट बन सके। जी देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा खासतौर पे जो अपने आप को टीवी के लिए तैयार कर रहे हैं, जिंदगी के हर लम्हे में जो कुछ भी आपके सामने आए उससे आपको कुछ न कुछ सीखने की या कम से कम उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं कि सारी टेक्निकल नॉलेज और सारे जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसके रहते हुए भी कई बार कई लोग अच्छा टीवी पत्रकार नहीं बन पाते। कहीं ना कहीं उनमें कुछ लैक करता है, और वो लैक किस लेवल पे हो सकता है। एक तो ऑब्जर्वेशन, अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में बैठे हो या किसी सिचुएशन को रिपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्वेशन सही ढंग से नहीं किया, आपने पूरे माहौल को सही ढंग से परखा नहीं और आंख नाक कान खुली नहीं रखी, तो कई बार महत्वपूर्ण खबरें छूट जाती हैं। कई सारे इसके उदाहरण हैं, मैं उस उदाहरण में अभी नहीं जाना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर एक इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोगों के या मॉब के मेंटेलिटी को, उसके बॉडी लैंग्वेज को उसको समझ सके, क्योंकि कई बार आप ऐसी सिचुएशन में भी पड़ते हो जहां पे कि आपके लिए भी खतरा हो सकता है, आपके लिए भी कोई बहुत अच्छी लाभप्रद स्थिति नहीं हो सकती है। तो अपने आप को बचाते हुए काम करना ये सबसे जरूरी होता है, क्योंकि खबरें आपको देना है और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि लगातार सतत बिना किसी रुकावट के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दर्शकों को खबर देते रहो। तो ये चीज जानना जरूरी है कि अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह से अपने आप को सेफ रखते हुए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मैदान छोड़ के कहीं भाग जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन अपने आप को सेफ करते हुए वहां से आप खबरें निकाल कर लगातार देते रहो। एक और बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए। अगर आप एक अधिकारी को किसी एक खबर के लिए पहली बार अप्रोच करते हो और वो मना कर देता है, तो आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि बस मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई और अब बस इसको दोबारा कोशिश नहीं करना। आपको बार बार अलग अलग तरह से उनको अप्रोच करते रहना पड़ता है, कई बार मान मनुहार के जरिए, कई बार आपको अगर जरूरी हुआ तो आप डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी सूचना को लेकर जिसको आप खबर में तब्दील करना चाहते हैं, तो
ये सब जो कुछ क्वालिटीज हैं वो एक टीवी पत्रकार के में होना चाहिए, जो कि मेरा मानना है, जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। और ये सब कहीं ना कहीं आपको पे करता है इस सेंस में कि अगर आप एक सही अप्रोच के साथ कहीं पे भी किसी भी माहौल में अपने आप को ले जाकर खबर निकालने की कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल असफल नहीं होते, सफलता के साथ आप सामने आते हैं। और जो ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा था, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं एक बार कांग्रेस ऑफिस के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहा था और सिचुएशन ये था कि सोनिया गांधी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नाम आने के बाद इस्तीफा दे दिया था और बहुत सारे जो उनके समर्थक है वो वहां पे नारे लगा रहे थे और एकदम से 2-3 दिन तक उन्होंने एक जो धरना है उसका सिलसिला जारी रखा था। तो एक दिन सुबह जब मैं वहां पहुंचा अपने कैमरा टीम के साथ, तो तमाम चीजें 2-3 दिनों से चल रही थी कि प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, उनके समर्थक कह रहे हैं कि सोनिया जी इस्तीफा वापस लो या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए जान दे देंगे, तमाम इस तरह की बातें हो रही थी। कुछ भी नया नहीं था मेरे पास जो कि मैं उस समय रिपोर्ट कर सकूं। तभी मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग वहां बैठे हैं जो कहीं से भी राजनीतिक कार्यकर्ता या उनके समर्थक नहीं लग रहे, कुछ मजदूर किस्म के जो लोग थे वो वहां मुझे बैठे नजर आए और वो भी जो कि दीवारों पे सफेदी करते हैं उस तरह के, और उनके जूते पे वो सफेदी के जो दाग हैं वो लगे होते हैं। तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे 20-25 की तादाद में यहाँ क्या कर रहे हैं। बिना समय गंवाए मैंने अपने कैमरामैन को इशारा किया कि आप इनके कुछ शॉट बनाओ। जैसे उसने उन लोगों की तरफ कैमरा बढ़ाया तो एक जो उनको लेकर आया था, जो कि बाद में पता चल पाया हमें, उसने उनको वहां से निकालना शुरू किया। तो हमारी उत्कंठा जो है, वो जिज्ञासा जो है और बढ़ गई और उसके बाद तकरीबन उसको दौड़ाते हुए ले जा रहा था और हम पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे और हमने उनसे पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा हम दिहाड़ी मजदूर हैं। हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, तो उनका कहना था कि हम 120 रुपया प्रतिदिन का जो हमारा जो दिहाड़ी होता है उसको पे करके ये यहाँ पे लाए हैं। तो मामला साफ है कि कुछ जो लोकल लीडर हैं उन्होंने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने पीछे समर्थकों की एक फौज दिखाने के लिए दिहाड़ी मजदूर को उठाया। उनके लिए पैसा शायद उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, पैसा वो उनके पास होता है, तो वो पे करके 20-25 समर्थकों को लेकर वो आ गए वहां पे। और जब देखा कि कैमरा उसको उनके शॉट ले रहा है और उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो बिल्कुल तमतमा गए और उन्होंने धमकी के लहजे में बात की। और हमने सिर्फ ये जो स्टोरी पाई और जो कि बहुत अच्छे तरह से हमारे चैनल पे दिखाई गई, वो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने अपने आंख नाक कान खुले रखे थे और उस सिचुएशन में जहां खबर चल रही थी, एक सूचना लगातार 3-4 दिनों से चल रही थी, लेकिन एक नए फ्लेवर की खबर, एक नए फ्लेवर की सूचना कि इस तरह से भी होता है राजनीति में, अपने आप को चमकाने के लिए भाड़े के जो कई बार टट्टू जैसे शब्द, वो शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन भाड़े के लोगों को लाकर भी लोग अपने पीछे समर्थकों की एक फौज दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऑब्जर्वेशन अपना खुला रखेंगे तो इस तरह की चीजें जो है आप निकाल के ला पाएंगे और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाएगा। तो किसी बड़ी घटना के बारे में, जैसे कि आपको भी बताया गया कि एक घटना अगर लगातार 3 दिन से हो रही है तो उसमें कई बार खबर निकल नहीं पाती है, तो आप उसमें अगर अपने आंखें और कान खुले रखें तो शायद आपको कोई ऐसी चीज नजर आए जो खबर हो। और ऑब्जर्वेशन जो है जर्नलिज्म में एक बहुत जरूरी चीज होती है। जैसे पिछले सेशन में भी हमने आपको बताया कि एक समाचार के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष तो यह है कि आप ये जानते हैं कि नई सूचना क्या है, नई जानकारी क्या है, तो उस नई जानकारी को आप समाचार बनाते हैं। और दूसरा जो हमने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं कि एक रियलिटी हमेशा से वहां है, एक गांव हमेशा से वहां पर है। आप जब वहां जाते हैं तो उस गांव के क्या नए नजरे से देख पाते हैं। और हमें कहते हैं कि किसी चीज को एक ऐसे पर्सपेक्टिव में देखना जिसको पहले किसी ने उसको न देखा हो। तो ये 2 चीजें पक्ष एक समाचार के हैं, एक तो जो नई सूचना है और दूसरा जो है एक रियलिटी को एक बिल्कुल एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक नए पर्सपेक्टिव में देखना, ये बहुत जरूरी होता है। ऑब्जर्वेशन जो है वो समाचारों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कई जानकारियां आप ऑब्जर्वेशन से करते हैं और ऑब्जर्वेशन वो सोर्स है जिसके माध्यम से एक कॉरेस्पॉन्डेंट खुद कई तरह की जानकारी इकट्ठी करता है, उसके बारे में एक नए एक पर्सपेक्टिव में लोगों को सूचनाएं देता है। और हम जैसे आपको बता चुके हैं कि समाचार गैदरिंग में जैसे कि जो रूटीन सोर्सेज होते हैं, जो अखबारों में छपता है, जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो टेलीविजन चैनलों ने दिखाया है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल करना, क्योंकि आप किसी भी सूचना को, नई सूचना के बारे में तभी इवैल्यूएट कर सकते हैं जबकि आपको पहले से मालूम हो कि क्या लोग पहले से ही जानते हैं। तो हमें कहते हैं कि जो ऑलरेडी नोन है, अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो आप मालूम नहीं कर सकते कि नई सूचना क्या है। और दूसरा जो है वो एक पत्रकार के तौर पे आप एक तो सूचना
इकट्ठी करते हैं, और दूसरा ये कि उस विषय के बारे में आप एक ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं। तो एक रिटन सोर्सेज आपका बड़ा सोर्स होते हैं, और एक आपके सोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स, जो सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। और तीसरा जो है ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जब आप खुद जो है उस जगह पे जाते हैं और वहां से आप सूचना इकट्ठी करते हैं। और फिर किसी घटना स्थल पर जो लोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ एक्सपीरियंस, किसी घटना का जिन लोगों ने उसका अनुभव किया है, जो उसके माध्यम से गुजरे हैं, उनसे जानकारी हासिल करना। और जैसा कि उमा शंकर ने आपको बताया कि इंटरव्यू, कई बार आप ये पाते हैं कि तमाम जानकारी इकट्ठे करने के बाद आप ये पाते हैं कि तब भी कहीं कोई गैप है, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनको हमको और प्राप्त करना है। तो आप कुछ लोगों के जो उस मामले से जुड़े हुए हैं उनके इंटरव्यूज लेते हैं, और फिर इन तमाम सूचनाओं के आधार पर आप एक स्टोरी तैयार करते हैं, उसमें एक एंगल ढूंढते हैं कि इसमें स्टोरी क्या है, उसमें न्यूज क्या है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो किसी भी तरह के जर्नलिज्म में आपको मालूम होना चाहिए, इस प्रोसेस से आपको गुजरना चाहिए। जी, एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप टीवी के लिए काम कर रहे होते हैं तो जो कैमरा पर्सन है वो आपके टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। कैमरा टीम और आप जब दो लोग हैं तभी आप टीवी के लिए भली प्रकार से रिपोर्टिंग कर पाएंगे। तो कभी भी कैमरामैन को अपने से अलग या अपने से नीचा या अपने से ऊंचा कुछ भी, आप लोग एट ए पार काम करते हैं। और कैमरामैन को जब आप उस तरह से उसके साथ उस तरह से लगे रहेंगे तो वो भी आपको अच्छे से अच्छे शॉट देगा और आपकी जो रिपोर्टिंग है वो विजुअली ज्यादा एनरिच होगी। एक अच्छी टीम का होना, टीम स्पिरिट का होना बहुत जरूरी तो है। कैमरा का जो एस्पेक्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एडिटोरियल एस्पेक्ट। तो कैमरा मैन के साथ आपका जो तारतम्य है, आपका जो केमिस्ट्री है वो मैच होना बहुत जरूरी है, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको विजुअल्स दे सकें और आप ज्यादा बढ़िया तरीके से रिपोर्टिंग कर सकें। तो ये कह सकते हैं कि प्रिंट जर्नलिज्म में कम लोग एक समाचार से जुड़े होते हैं और टेलीविजन में काफी लोग जुड़े होते हैं। प्रिंट जर्नलिज्म में एक कॉरेस्पोंडेंट रिपोर्ट किया, एक एडिटिंग डेस्क को एडिट किया और छप जाता है। लेकिन टेलीविजन जर्नलिज्म में ज्यादा लोग से जुड़े होते हैं, कॉरेस्पोंडेंट है, कैमरामैन है, फिर कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई वॉइस ओवर कर रहा है। इसके अलावा अगर स्टोरी फीड होके आ रही है तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, ओबी इंजीनियर है, उस ओबी को जो वहां तक ले जा रहा है वो ड्राइवर है। तो हर किसी का जो क्रेडिट है, हर किसी का जो रोल है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके जरिए आप एक टेक्नोलॉजी का जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो टेक्नोलॉजी को जो जानने वाले लोग हैं उनकी भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। लेकिन वो अनसेड हीरोज हैं, वो पीछे रहते हैं और हमेशा आप रिपोर्टिंग करते दिखते हो, आपकी रिपोर्ट जानी जाती है। लेकिन उन लोगों की जो भूमिका वो कहीं से कम नहीं है और वो लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी जुटाई हुई जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे काफी छात्र जो है वो छोटे शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। उन परिस्थितियों में कैसे क्या तैयारी करें वो एक टीवी जर्नलिज्म के लिए, उनकी क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं जो उनके पास जो साधन उस जगह पे उनके पास होते हैं? देखिए, टीवी जर्नलिज्म के तो लिए क्या पढ़ें, कैसे मूव करें? दो तरह से टीवी जर्नलिज्म के लिए तैयारी की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की तैयारी सामने आती है। एक जो कि तकनीकी तैयारी है और दूसरी जो कि आप अपने एडिटोरियल जो एनरिचमेंट है उसको अपनी जानकारी को पुख्ता करने के लिए। तो अगर कोई छोटे कस्बे में रह रहा है, कस्बाई शहर में रह रहा है, सबसे पहली ज़रूरत उन लोगों के लिए ये है कि वो अखबार जो है वो ज़रूर पढ़ें। एक अखबार पढ़ें, अच्छा, बहुत अच्छा, दो पढ़ें और अच्छा, लेकिन हर तरह की खबरों में अपनी रुचि ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को जो आपको नौकरी मिलने वाली है उसमें आपको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। होता अक्सर हाँ ये है कि आप जाते हैं तो आप पहले सिटी रिपोर्टिंग करते हैं। अब सिटी और नेशनल रिपोर्टिंग के दो अलग पार्ट होते हैं। तो आप सिटी रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें क्राइम और इस तरह की खबरों की को ज्यादा प्राथमिकता होती है, छोटी बड़ी समस्या होती है, पानी की, बिजली की, कंज्यूमर की। तो उसको भी उतने ही चाव से पढ़ें, उतनी ही दिलचस्पी के साथ पढ़ें जितना कि ये कि बीजेपी का जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है वो क्या हो रहा है, या भारत अमेरिका परमाणु संधि जो है वो क्या रुख ले रहा है, मटेरियलाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कौन क्या कह रहा है उस पर, बीजेपी क्या कह रही है। तो तमाम तरह की जो खबरें हैं उसको उस रुचि के साथ पढ़ें और कई बार जो फीचर्स उसमें छपे होते हैं उसको भी पढ़ें। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो ज्ञान भी आपका कहीं जाया नहीं जाता, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कंटेक्स्ट में उसकी भी जरूरत होती है और आप उस ज्ञान का भी कहीं न कहीं इस्तेमाल करते नजर आते हैं। तो जो कुछ भी आपको पढ़ने को मिल रहा है और जो कुछ भी आपके पास संसाधन है उसका भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि आप सेलेक्टिव होकर करें कि अगर हमें टीवी पत्रकार बनना है तो सिर्फ टीवी की खबरें। एक बात और, आपको टीवी की खबरें देखते रहना
चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आप जानते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। कैमरे के पीछे की चीजें बेशक ना सही, लेकिन कैमरे के सामने की चीजों को के बारे में आप बहुत अच्छी तरह कई बार समझ सकते हैं। तो जो कुछ भी आपको देखने को मिलता है, जो कुछ भी आपको पढ़ने को मिलता है, हर एक चीज को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और परिश्रम से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अखबारों को खूब पढ़ना और कोशिश करना कि आप एक से ज्यादा अखबार पढ़ें। एक अखबार में एक घटना को, हर अखबार में अलग तरह से उसकी रिपोर्टिंग होती है, अलग तरह से उस पर आर्टिकल होते हैं, उनका अलग अलग विचार उसमें होते हैं। तो एक तो उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि टेलीविज़न चैनल्स को देखना, और मैं तो ये कहूँगा कि उसमें भी आप 1, 2, 3 चैनल को देखें और देखें कि एक ही घटना को अलग अलग चैनल्स किस तरह से उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं उसमें विजुअल्स को देखना, उसमें जो है वो एंकर लिंक को देखना, उसमें जो P2 से एक रिपोर्टर कर रहा है उसको देखना, और उसको अपने ढंग से, हमें कहते हैं कि एक स्टूडेंट जब जर्नलिज्म कोर्स पे एडमिशन लेता है तो उसको अखबार पढ़ने नहीं चाहिए, बल्कि उसको अखबार का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसको अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह आप जो टेलीविजन जब देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए कि एक घटना के किस पक्ष को इसमें ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, या कौन सा पक्ष इसमें नहीं है, किस तरह की जानकारी हमको मिल रही है, ये भी बहुत जरूरी है। और उमा शंकर, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जानना चाहूंगा कि आपने तो कई ऐसे इलाकों में रिपोर्टिंग की है जो बड़े संकटग्रस्त रहे हैं, जहां टकराव रहा है, हिंसा रही है। कश्मीर में आपकी रिपोर्टिंग को काफी सराहा जाता है। तो बताइए कि कश्मीर में जो आपने रिपोर्टिंग की, तो किस तरह से आप रिपोर्टिंग करते थे, क्या समस्याएं आती थी, आप सोर्सेस को कैसे कल्टिवेट करते थे? जी देखिए, जब इस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आप जाते हैं तो आपको पहले एक सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब कश्मीर की समस्या लोगों से छिपी नहीं है कि किस तरह का वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। वैसे में आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहिए, चाहे पीछे आपने कुछ भी किया हो। तो अब मैं अपने अनुभव से बताऊं तो सबसे पहली जो प्राथमिक जो चीजें होती हैं वहाँ पे एजेंसीज के जरिए आपको पता चलती हैं। जो मैं सरकारी एजेंसीज की बात करता हूं, लेकिन आपको बैलेंस भी मेंटेन करना है। वहाँ पे हमारी सेना पे भी तशद्दुद के हैं, अत्याचार के हैं, उनके आरोप लगते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे सूचना लेने के क्रम में उनका जो प्रोपेगेंडा है उसके शिकार हो जाए। लेकिन जब आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं, सरकारी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाए, तो वैसी स्थिति में बहुत इस बात की आशंका होती है कि आप सरकारी प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाए और उनकी कही बातों को अंतिम सत्य मान के दिखाते रहें। और क्योंकि एक राष्ट्रवाद की बात होती है कि आप राष्ट्रवादी हैं नहीं हैं आप, तो उस चक्कर में आप पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रवाद का बायस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो वहाँ उस तरह के सिचुएशन में रह के ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप वहाँ के लोकल जो कुछ भी आपके एक आध सोर्सेस हैं, एक आध कोई भी जानने वाला है उसके जरिए, और एक आध जानने वाला जो आप किसी इस तरह के जगह पे जाते हैं तो सबसे जो पहला आपका आदमी होता है, जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आपका जो टैक्सी ड्राइवर है वो आपका पहला एक लोकल आदमी होता है जिससे आमतौर पे आपका इंटरेक्शन होता है। तो जब उसके साथ आप 2-4 दिन बिताते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप उनके जानने वाले, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू मुझे करवाया तो मेरे टैक्सी ड्राइवर ने, जिसको कि ये पता था कि फलानी जगह पे फलाने कमांडर का फलाना भाई रहता है, और जब वो इस कॉन्फिडेंस में आ गया मेरे साथ तो उसने एक दिन ये जानकारी मुझे दी और उसके घर तक हम जाकर वो एक इंटरव्यू कर पाए। तो एक पर्सन जो आपको मिले उसका मैक्सिमम आपको चाहिए कि उससे आप अपनी प्रोफेशनली, उससे ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं फंसाने किसी तरह से वो किसी मामले में फंस जाए, क्योंकि लोकल है और उस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे कि हर आम कश्मीरी को एक शक की निगाह से देखा जाता है। तो उस चीज से उसको दूर रखते हुए आप उसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से। तो कल्टीवेट करना चाहिए आपको, लोकल सोर्सेज भी डेवलप करना चाहिए। और जब आप एक समय अंतराल वहाँ पे बिता लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज या बहुत सारे ऐसे लोग बन जाते हैं जो आपको अलग अलग आयाम उस घटना के, उस जानकारी से परिचित कराते हैं, और उस तरीके से आप एक ज्यादा तो एक आखिरी सवाल कि आपको जब कश्मीर में जो है वो पोस्टिंग का ऑर्डर मिला तो सबसे पहले आपने कैसे तैयारी की? मैं दिल्ली से रवाना होने पर कैसे तैयारी की और वहां पहुंच के आपने क्या तैयारी की, संक्षेप में बताइए। जी देखिए, जब मुझे बताया गया तो एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है कि कश्मीर में जाके काम करने का, तो वो खुशी तो मुझे हुई, लेकिन साथ में मुझे लगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी को करने के लिए मुझे अपने फलक को ज्यादा बढ़ाना होगा। और उस तरह से मैंने जो कुछ भी कश्मीर के बारे में जानता था, सबसे पहले इंटरनेट पे जाके उन सब चीजों को, अगर जो कश्मीर भारत में विलय कैसे हुआ, डिस्प्यूट क्या है, तो जो बेसिक्स हैं कश्मीर समस्या के, उसको
इंटरनेट पे जाके उसके प्रिंट आउट लेके एक फाइल बना के उसके बाद, क्योंकि आप जब बेसिक्स नहीं समझेंगे तो आप हवा में बात करते आप नजर आएंगे, रिपोर्टिंग नहीं कर तो सकते। वो उस तरह से हमने तैयारी की। और जब वो सारी चीजें हमने जान ली तब हमें ये था कि ठीक है, ये हमारा पिच तैयार है, अब जाके इस पे बैटिंग करनी है। तो जब वहां पे पहुंचे तो जो सिचुएशन, जिस तरह की घटनाएं या जिस तरह की सूचनाएं हमारे पास आती रही, उसके हिसाब से हम बहुत इजीली उस काम को करते चले गए। थैंक यू बसंकर, और थैंक यू हम लोग पीजीजीएमसी के यस प्लीज। Hello, हेलो जी I am calling from Regional Center, Hyderabad. जी बोलिए। At this moment, there are two people from TV9 studio. जी They want to ask one question, that what is PSD warning? I repeat the same. What is PSD warning? Can you explain? पीएचडी वार्निंग। In camera. जी, आप शायद कैमरे की टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं, जो कि बेहतर जवाब जो है कैमरा पर्सन दे पाएंगे, जी। क्योंकि हम लोगों को जो कैमरा का एक्सपोजर उसी हद तक होता है जिस हद तक कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। लेकिन उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, चाहे उसका जो आप एपर्चर कहें या जो आप एक पीएचडी वार्निंग बता रहे हैं या बैटरी खत्म होने की जो वार्निंग है, उस चीजों से हमारा एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं होता। वो एक एक्सपर्ट कैमरा पर्सन आपको इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं। ये कहीं इन कैमरा की बात तो नहीं कर रहे कि इन कैमरा क्या होता है? नहीं, अच्छा, इन कैमरा की बात नहीं इन कर कैमरा रहे। की बात नहीं। तो आज हम इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन को यही समाप्त कर रहे हैं। आपको हमने टेलीविजन जर्नलिज्म की दुनिया के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की, और हर महीने आपको हम इसी तरह के सेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।
create a shortcut for Microsoft Access, click on the Start button, then click on Programs, and then select the Microsoft Access option and right-click on it. A short menu will appear. You may then select the Create Shortcut option. Microsoft Access provides two methods for creating an Access database. You can use a database wizard to create. You may then follow the instructions in the database wizard. Here we will click on the Next button to continue. Then you may select the fields required in the tables in the database and then click on the Next button. Then select a style for screen display. Here we will select Expedition and then click on the Next button. You may then select a style for printed reports. Here we will select Corporate and then click on the Next button. Then enter a title for the database. Here we will enter Expenses and then click on the Next button. Then click on the Finish button. Database wizard will then create the specified database. You can also access the various components of the database like To create a shortcut for Microsoft Access, click on the Start button, then click on Programs and then select the Microsoft Access option and right-click on it. A short menu will appear. You may then select the Create Shortcut option. To create a shortcut for Microsoft Access, click on the Start button, then click on Programs and then select the Microsoft Access option and right-click on it. A short menu will appear. You may then select the Create Shortcut option.
start MS Access, click on Start button, then select Programs and then click To create a shortcut for Microsoft Access, click on the Start button, then click on Programs and then select the Microsoft Access option and right-click on it. A short menu will appear. You may then select the Create Shortcut option. Microsoft Access provides two methods for creating an Access database. You can use a database wizard to create tables, forms and reports for the required database in one operation, or you can create a blank database and then add tables, forms and other objects as required. Now let us see how to create a new database in Access using a database wizard. For this, go to the File menu and select the New option. The New File task pane will appear. In the New From Templates section, click on the General Templates option. The Templates dialog box will appear. Click on the Databases tab and then click on the icon for the kind of database you want to create. Here we will select Expenses and then click on the OK button. The File New Database dialog box appears. You may then follow the instructions in the database wizard. Here we will click on the Next button to continue. Then you may select the fields required in the tables in the database and then click on the Next button. Then select a style for screen display. Here we will select Expedition and then click on the Next button. You may then select a style for printed reports. Here we will select Corporate and then click on the Next button. Then enter a title for the database. Here we will enter Expenses and then click on the Next button. Then click on the Finish button. Database wizard will then create the specified database. You can also access the various components of the database like Now let us see how to create a database without using a database wizard. For this, go to the File menu and select the New option. The New File task pane will appear, or you may click on the New button on the standard toolbar. The New File task pane will appear. In the New section, click on the Blank Database option. The File New Database dialog box will appear. You may specify a name and location for your database. In the Save In box, select a location for your database. Here we will First we will create a table. Access provides three options to create table. Create table in design view,
create table by using wizard and create table by entering data. Let us see how you can create a table by using wizard. For this, select the create table by using wizard option. The table wizard dialog box opens. You may then choose a table type. Here we will select business. Then choose a sample table. Here we will select mailing list. Then select the sample fields that are required in your table. You can also rename a field. For this, click on the field name. Then click on the rename field button. Enter the new name for the field. And click on the OK button. Then click on the next button. In the design view, you can add fields and define how each field appears or handles data. Let us see how to create a table in design view in Access. In the database window, select the Create Table in Design View option. The table will open in design view. In the field name box, enter the name of the field. Here we will enter title, then press the tab key. In the data type column, select the required data type. Here we will keep the default data type text. Then press the tab key. The description field is optional. In this column, you may enter a brief description of the information this field will contain. This description will be displayed on the status bar when adding data to the field. In the section under Field Properties, you may specify a field size for the field. Here we will set the field size at 100. Then move to the next row. Enter the name of the field. Here we will enter author. Then press the tab key. Select the required data type. Here we will keep the data type text. Then press the tab key. Enter a brief description of the field. In the section under Field Properties, set the field size. Then move to the next row. Enter the name of the field. Here we will enter publication place. Then press the tab key. Select the data type. Here we will keep the data type text. Then press the tab key. Enter a brief description. Set the field size. Then move to the next row. Enter the name of the field. Here we will enter publisher. Then press the tab key. Select the required data type. Here we will keep the data type text. Then press the tab key. Enter a brief description. Set the field size. Then move to the next row. Enter the name of the field. Here we will enter publication date.
Now to create a form, in the Object section select the Forms option, then select the Create Form by using Wizard option. The Form Wizard dialog box will appear. You may then select the fields which are required on your form. Here we will select all the fields and then click on the Next button. Then select a layout for your form. Here we will select the columnar layout and then click on the Next button. Then select a style for the form. Here we will select the Expedition style and then click on the Next button. Enter a title for the form. Here we will leave it as Book. Or enter records into your table. Now to create a form, in the Object section select the Forms option, then select the Create Form by using Wizard option. The Form Wizard dialog box will appear. You may then select the fields which are required on your form. Here we will select all the fields and then click on the Next button. Then select a layout for your form. Here we will select the columnar layout and then click on the Next button. Then select a style for the form. Here we will select the Expedition style and then click on the Next button. Enter a title for the form. Here we will leave it as Book. Or enter records into your table. Now to create a report, in the Object section select the Reports option, then select the Create Report by using Wizard option. The Report Wizard dialog box will appear. You may then select the fields which are required on your report. Here we will select all the fields and then click on the Next button. You may then specify any grouping levels for the report. Here we will just click on the Next button. You may then specify any sort order for the records. Here we will select the Author field for sort level. Then click on the Next button. Then select a layout for the report. Here we will select the tabular layout and then select the portrait orientation for the report and then click on the Next button. To start MS Access, click on Start button, then select Programs and then click
To create a shortcut for Microsoft Access, click on the Start button, then click on Programs, and then select the Microsoft Access option and right-click on it. A short menu will appear. You may then select the Create Shortcut option. Microsoft Access provides two methods for creating an Access database. You can use a database wizard to create tables, forms and reports for the required database in one operation, or you can create a blank database and then add tables, forms. What is a computer system? In this